चलो बेटा ध्यान दो, अब इधर ध्यान दो। केस फोर्थ है ना, पिछले टाइम हम लोग ने क्या देखे, केस 1, केस 2, केस 3। फोर्स आप किसे लगाया करते थे, नीचे के स्लैब पे, और उसके कारण हम लोग ने ऊपर का जो ब्लॉक था उसका एक्सेलरेशन, स्लैब का एक्सेलरेशन, ब्लॉक का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू स्लैब, और हम लोग ने टाइम ऑफ फॉल ये सब कैलकुलेट किया। अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं केस फोर्थ, केस फोर्थ में क्या होगा, फिर से वही सिचुएशन रहेगी कि ये रहेगा आपका स्लैब बी, उसके ऊपर रहेगा ब्लॉक ए, और फिर उसके बाद ये जो सरफेस था, इससे पहले ये सरफेस स्मूथ हुआ करता था, इससे पहले ये सरफेस स्मूथ हुआ करता था। और एक और बात, हम ये फोर्स जो है कैपिटल एफ इधर लगाते थे, मगर अब ये वाला सरफेस रफ रहेगा, है ना, ये रहेगा रफ। और मान लो कि यहाँ का स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस डैश और काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के डैश, यहाँ का स्टैटिक फ्रिक्शन, यहाँ का स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस और काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के। ओके, अब सवाल उठता है कि देखो भैया ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या रहेगा। ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन हम अब उसी तरह से निकालेंगे जिस तरह पिछले सिचुएशन में निकाले थे। याद आया पिछला सिचुएशन कि हम लोग ने देखा था कि ये ए ब्लॉक है, उसको इन दोनों के बीच का काइनेटिक फ्रिक्शन इधर खींचेगा और सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, है ना। फिर हम लोग ने इक्वेट किए थे कि ये सूडो फोर्स जो है ये काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर रहेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक म्यू के इनटू स्मॉल एम जी, है ना। एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक इज इक्वल्स टू म्यू के इनटू जी। तो भैया रफनेस यहां पर आई है, ये जो सरफेस रफ है वो किसके कांटेक्ट में है, बी स्लैब के कांटेक्ट में। अरे भैया ये सरफेस किसके कांटेक्ट में है, बी स्लैब के कांटेक्ट में। अब ये स्मूथ है या रफ है, उससे मोशन पे, किसके मोशन पे फर्क पड़ेगा, बी के। ए को क्या लेना देना, ये उसके साथ कांटेक्ट में तो है ही नहीं, तो उसको तो लेना देना रहेगा ले दे के सूडो फोर्स से, है ना। तो वो जो पुराना केस था, केस थर्ड का, वही सिचुएशन यहां पर है। उसके लिए ए स्लैब के लिए, सॉरी ए ब्लॉक के लिए कुछ नहीं बदला, बदला किसके लिए है, बी ब्लॉक के लिए या बी स्लैब के लिए। तो हम देखेंगे बी स्लैब के लिए क्या बदला, कि अगर मान लो आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो ग्रेटर देन यहां का लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस, स्लैब एंड द सरफेस बोलना चाहिए, तो अब ये इधर मूव होगा और यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन जनरेट हो जाएगा जिसकी वैल्यू रहेगी एफ के डैश। फिर मैं कहूंगा अच्छा टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस कितना रहेगा, अब ये बी स्लैब का मास कितना है, या फिर चलो ये माइनस एफ के डैश। टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, एफ माइनस एफ के डैश। फिर मैं बोलूंगा टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, तो बोले इसका मास जो कि कैपिटल एम है, इसका एक्सेलरेशन इसका ए बी है। फिर चलो दोनों को इक्वेट करो, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बी एफ माइनस एफ के डैश, एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल्स टू एफ माइनस एफ के डैश अपॉन कैपिटल एम। एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल्स टू एफ माइनस म्यू के डैश। अब मुझे एक बात बता, हम इस सरफेस का देख रहे हैं ना, इस सरफेस के ऊपर कितना वजन है, स्लैब बी का भी है और ब्लॉक ए का भी है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर रहेगा, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी अपॉन कैपिटल एम। ये रहा आपका एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक। आया समझ में, सिर्फ इतनी बदलाव आ गया उसमें और कुछ नहीं, है ना। एक मिनट मेरे से गलती हुई शायद। हाँ, ये जो आपका बी स्लैब है इसको इधर ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का भी तो लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। कपड़ा कहाँ गया, एक मिनट, इसमें ये दोनों ऐड करना पड़ेगा।
देखो, जब आप इसको ऐसा खींच रहे हैं, तो ये सरफेस रफ है, इसका काइनेटिक फ्रिक्शन उसको लग रहा है पीछे की तरफ, ये समझ में आया? जब ये आप उसको ऐसा खींच रहे हैं तो ये सरफेस रफ है, इसका काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, लेफ्ट साइड में। साथ ही साथ ये ए ब्लॉक उसके ऊपर ऐसा घसरता हुआ जाएगा, जब ये घसरता जाएगा तो इसका फ्रिक्शन भी लगेगा, जो कि क्या लगेगा, पीछे की तरफ। तो अब मैं आपसे पूछूंगा टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस क्या रहेगा? तो F माइनस एफ के प्लस एफ के डैश, हाँ अब आएगा बराबर, F माइनस एफ के प्लस एफ के डैश। फिर टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी, दोनों को इक्वेट करो, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल्स टू एफ माइनस म्यू के स्मॉल एम जी, है ना, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ का जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू के, यहाँ का कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, अब मल्टीप्लाई बाय इसके ऊपर का वेट, ओके, प्लस एफ के डैश क्या हो जाएगा, म्यू के डैश। अब इसके ऊपर कितना वजन है, तो बोले इसका भी मास, इसका भी मास, तो बोलेंगे स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी अपॉन इसका मास, ये सर हाँ, ये अभी इसको उधर ट्रांसफर कर दो, तो जब इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो कैपिटल एम, तो ये हमारे पास फाइनल एक्सेलरेशन आ जाएगा बी ब्लॉक का, ठीक है ना, लिख लो। हो गया अमजद, इंक भर गया? भैया हो गया? इधर का पार्ट हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between
the blocks and the surface, sorry, between the blocks is 0. Mus is equals to 0.5 and mu k equals to 0.4. Find the acceleration of each block if capital F is A 21 Newton and B 40 Newton. डायग्राम कुछ ऐसा दिया हुआ रहेगा. फाइव किलोग्राम और ये 2 किलोग्राम का है. सरफेस जो है फ्रिक्शनलेस है. फोर्स आपने कैपिटल एफ यहाँ अप्लाई किया नीचे वाले पे. तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसा नीचे खींचेंगे. तो भैया वो बोल रहा है एक्सेलरेशन पता लगाओ हर एक ब्लॉक का. चलो सोचो इस बारे में कैसे सॉल्व करेंगे. कितना आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. किसका एक्सेलरेशन? 2 kg वाले का. 2 kg वाले का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सबसे पहले तो तुम ये चेक करो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आ रहा. दो सिचुएशन में है. एक पहली सिचुएशन फोर्स क्या रहेगा 21 न्यूटन. दूसरी सिचुएशन फोर्स कितना रहेगा 40 न्यूटन. तो तुम अभी सिर्फ पहली सिचुएशन पे फोकस करो. हाँ हाँ, क्योंकि दोनों साथ में आगे बढ़ेंगे. उसकी जो सूडो फोर्स रहेगा उसके लिमिटिंग एक्सेलरेशन से कैसा रहेगा, कम रहेगा. तो अगर पहली सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए, सबसे पहले तो आप चेक करो यहाँ पे कि इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है. तो मैं कहूँगा कि चलो ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है आपका वो आएगा म्यू एस इंटू स्मॉल एम जी. ओके, यानी कि म्यू एस कितना बेटा 0.5, स्मॉल एम कितना है 2 और एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है 10, यानी कि ये हो जाएगा 10 न्यूटन. तो भैया यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है 10 न्यूटन. अच्छा ये मुझे एक बात बताओ, ये दोनों सिस्टम को आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? कैपिटल एफ की वैल्यू कितनी है 21 न्यूटन. तो मैं कहूँगा ठीक है भाई, कैपिटल एफ इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना. कैपिटल एफ को क्या लिख सकता मैं, मास इंटू एक्सेलरेशन. तो एफ इज इक्वल्स टू कितना है 21, कैपिटल एम 5 किलोग्राम प्लस स्मॉल एम क्या आएगा आपका
2 किलोग्राम इज इक्वल्स टू ए। तो मैं कहूँगा कि ठीक है भैया, ये हो जाएगा 21 इज इक्वल्स टू 7a। तो a इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बात ऐसी है कि जब आप कैपिटल एफ फोर्स से अपना आगे खींचेंगे तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 2 किलोग्राम के ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन कितना रहेगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको ये देखना है कि इसका सूडो फोर्स कितना आएगा। तो सूडो फोर्स ऑफ 2 किलोग्राम ब्लॉक क्या रहेगा, इसका मास 2 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय इसका एक्सेलरेशन जो कि कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो कितना हो जाएगा 6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा 6 न्यूटन। ओके, अब यहां पता क्या चला कि आपका सूडो फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कैसा है, कम है। अब अगर सूडो फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो मतलब सूडो फोर्स उसको पीछे खींच पाएगा क्या, नहीं खींच पाएगा। अरे सूडो फोर्स का काम क्या है, आगे बढ़ रहा कोई चीज उसको सूडो फोर्स पीछे खींचता है ना। तो सूडो फोर्स उसको पीछे खींचने की कोशिश तो करेगा, मगर लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या बोलता, नहीं तू मेरे साथ चलेगा। सूडो फोर्स बोलता मैं तेरे को साथ में जाने दूंगा नहीं। अब सूडो फोर्स कितनी ताकत लगा रहा है, 6 न्यूटन की। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितने की ताकत लगा रहा है, 10 न्यूटन की। जीतेगा कौन, लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 न्यूटन वाला। तो ये डब्बे को साथ में लेके आगे निकल जाएगा, है ना। तो मैं यहां लिखूंगा हेंस बोथ ब्लॉक will move together with common acceleration। तो दोनों के दोनों ब्लॉक्स एक साथ आगे बढ़ेंगे विथ कॉमन एक्सेलरेशन, और वो ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, a इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑलरेडी वो वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है, दैट इज हाउ मच, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझिए क्या, देखो बेटा फिर से मैं बता देता हूं। जब आपने इसको आगे खींचा है ना, इसको पीछे की तरफ लगेगा सूडो फोर्स। हमको ये चेक करना है कि क्या ये सूडो फोर्स यहाँ के लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है क्या। वो कैसे चेक करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक करो। तो म्यूएस एम जी जो कि कितना आया, 10 न्यूटन। फिर उसके बाद जब आपने फोर्स एफ लगाए तो पूरे सिस्टम को कितना एक्सेलरेशन फील हुआ, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, पूरे सिस्टम को लगाइए। तो इसको भी शुरू में कितना फोर्स फील होगा, सूडो फोर्स कितना फील लगाऊंगा। तो आप इसके मास को इसके एक्सेलरेशन से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो पता चलता है कि इसको सूडो फोर्स भी उतना ही लगाऊंगा जो कि कितना आया, 6 न्यूटन। फिर आपने कहा अच्छा इसको जो सूडो फोर्स लगा 6 न्यूटन, ये जो एक्सेलरेशन है स्टार्टिंग का है, जब आप खींचते हैं ना तो स्टार्टिंग का है ये। तो स्टार्टिंग का एक्सेलरेशन कितना आया, ये आपका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसको सूडो फोर्स कितने का लगा, 6 न्यूटन का। और हमने देखा सूडो फोर्स हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कैसा है, कम है। तो मतलब ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन जीत गया। वो क्या बोलता है, मैं ऑब्जेक्ट को सरकने नहीं दूंगा अपने ऊपर से। तो फिर वो क्या करेगा, उसको साथ में चिपका के आगे लेके चला जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे अगर ये साथ में आगे चिपक के नहीं कर रहे हैं, वो तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके बैठे हुए हैं, है ना। वो कितना आ रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दैट्स वाई इसका आंसर आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखते हैं सेकेंड सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन देखो, अमजद पानी है, सोचो क्या आएगा सेकेंड सिचुएशन। कितना आ रहा, 5.7 आएगा। नहीं तो ये जो आया आपने निकालना क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक ना, ठीक है। करो ना कॉल बंदे को। सेकेंड सिचुएशन, सेकेंड सिचुएशन में अब आप फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं। तो अब सेकेंड सिचुएशन मेरा जो फोर्स है अगेन F इज इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू ए। तो सेकेंड सिचुएशन में अब जो फोर्स लग रहा है
वो है आपका कितना 40 न्यूटन, और ये हो जाएगा 5+2, दैट इज 5+2 इंटू ए इक्वल्स टू 40/7, कितना रहो 5.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब मैं कहूँगा ठीक है, ये आपका सूडो फोर्स क्या आएगा फिर, तो सूडो फोर्स जो रहेगा उसका मास जो कि कितना है 2 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 5.7 है ना। तो ठीक है 2 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 5.7, 2 7 14 का 4 कैरी 1, 11.4 न्यूटन। अब अपन ने क्या देखा कि सूडो फोर्स क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कैसा है, ज़्यादा है ना। सूडो फोर्स क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है। तो अब मैं निकालना चाहूँगा कि ठीक है भैया इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, तो भैया ये 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, अब इसको जो है काइनेटिक फ्रिक्शन आगे खींच रहा है, और आपका जो सूडो फोर्स है वो पीछे खींच रहा है। तो समेशन एफ एक्स आप कहेंगे, नहीं वही नहीं आएगा ना, वो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो समेशन एफ एक्स जो रहेगा एफ के माइनस एफ पी, समेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन एफ के माइनस एफ पी। तो एफ के कितना रहेगा आपका, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन म्यू के एम जी माइनस सूडो फोर्स, तो 2 टाइम्स ऑफ ए, म्यू के कितना है 0.4, एम कितना है 2, 10 माइनस 11.4, ये कितना आ रहा, एट माइनस 11.4, माइनस 2.6 है ना। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 1.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आना चाहिए। रिटार्डेड मोशन है ना उसका, इसीलिए माइनस 1.3। क्या बोल रहे, हाँ जाओ ना, अब मैं क्या करूँ, चलो छोड़ो, देख लेता मैं, जाओ। एक मिनट, माइनस ये कैलकुलेशन कितना आ रहा, माइनस 3.4, फिर कितना हो रहा हो माइनस 1.7, हाँ क्या देखता हूँ मैं, कर लूँगा, सब छोड़ दो चाबी अब यहाँ पे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इधर ध्यान दो बेटा, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ फ्रिक्शन। ये इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक सिस्टम जो हमने देखा वन अबाउट दी अदर, अभी जो देखे दो दिन से जो देख रहे हैं हम लोग, 2-3 दिन से, नीट में उसका फोकस थोड़ा कम है, वो जेई में उसको ज़्यादा फोकस है। ये वाला जो मैं प्रॉब्लम लेने जा रहा हूँ ये नीट से थोड़ा ज़्यादा ओरिएंटेड है, उस पर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इस पे बेस्ड। दूसरी बात, अभी जो ब्लॉक सिस्टम का है हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे समझने के लिए उसको, मतलब वो जो टारगेट था मुझे वो आज जो अचीव करना है, फ्रिक्शन कंप्लीट करना है, उसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ। बाद में कुछ एक्स्ट्रा टाइम लेकर मैं बाद में और उसके प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा आपको फ्रिक्शन के, ये जो ब्लॉक वाला सिस्टम है। क्योंकि ब्लॉक वाला सिस्टम पूरी तरह से दिमाग में बैठने के लिए वो 1-2 प्रॉब्लम से नहीं बैठता, वो बहुत सारा उसके प्रैक्टिस करना पड़ती है। तो वो मैं कराऊंगा विद सम एक्स्ट्रा बैचेस, मतलब जो शाम में अभी जब नमाज के बाद लेते हैं अपन, आज नहीं कल परसों जो लूँगा उसमें वो कराऊंगा मैं एक्स्ट्रा में। अब इधर ध्यान दो, अब इधर ध्यान दो, ये कार्ड है और आप उसे फोर्स लगा रहे हैं और वो एक्सेलरेशन ए से आगे बढ़ रहा है। उसके आगे मैंने एक बॉक्स रखा और इस बॉक्स का मास स्मॉल m है। मेरी कोशिश ये है कि ये बॉक्स नीचे गिरना नहीं चाहिए। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कि ये मैं अब ये हाथ को खोल दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि ये पेन ना गिरे, तो मुझे किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा? मेरा हाथ की स्पीड लगातार बढ़ते रहना चाहिए, है ना, यू। तो मैं ये देखूंगा फिर ये इस सिचुएशन में ये पेन नहीं गिरेगा, क्योंकि अगर मैं थोड़ा स्लो कर रहा, गिर गया। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये पेन मेरे हाथ से ना गिरे तो मेरे हाथ की स्पीड लगातार बढ़नी चाहिए, यानी एक्सेलरेशन में होना चाहिए। गलती से अगर मैंने हाथ की स्पीड को कांस्टेंट रखा, है ना, या मेरे हाथ की स्पीड को स्लो रखा मैंने, देखो कांस्टेंट स्पीड से चला रहा मैं, गिर गया। तो अगर ये मेरे हाथ की स्पीड अगर कांस्टेंट है या रिटार्डेड मोशन में है तो क्या होगा? ये ब्लॉक नीचे गिर जाएगा या पेन नीचे गिर जाएगा। तो वैसे ही हमको ये हो गया। नहीं तो दानिश दानियाल तेरे को बिठा के ऐसा घुमा के देखूंगा मैं। तो आप देखो भैया, हमें पहले क्या कैलकुलेट करना है कि इस कार्ट का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए ताकि ये ब्लॉक नीचे ना गिरे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं मैं। तो चलिए, ये ब्लॉक है, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे अपन, स्मॉल m। अब देखो, इसको नीचे की तरफ उसका वेट लग रहा है mg, ओके, और ऊपर की तरफ लग रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। अरे बोले नहीं नॉर्मल रिएक्शन आएगा। अरे कहां से आएगा? नीचे सरफेस है क्या, है ना। अरे भैया, ये ब्लॉक नीचे गिरने की कोशिश कर रहा ना, घसरते हुए। तो जब ये ऐसा घसरते हुए नीचे गिरेगा तो इसके साथ रब होगा ना, तो यहां कौन उसको बचाएगा नीचे गिरने से? फ्रिक्शन। तो ठीक है, मान लो यहां पर ऊपर की तरफ लग रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ऐसा है, हम कहेंगे कि जब ये फोर्स F से या एक्सेलरेशन A से ये पूरी गाड़ी जो है आगे बढ़ेगी तो ये इसको ढकेलेगी, स्मॉल m के ब्लॉक को। तो वो इस साइड में नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। क्या लगाएगी? नॉर्मल रिएक्शन। और क्योंकि ब्लॉक M का मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है, तो भैया इसको पीछे की तरफ लगेगा सूडो फोर्स।
अब आप कोई लोग सोच रहे होंगे कि ये एक्सेलरेशन शायद से इस ब्लॉक का हो रहा है ना, तो नहीं, मैं बात जो हो रहा कि ये एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का है, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ ब्लॉक की। तो भैया इसको लग रहा होगा सूडो फोर्स। अब हम अगर चाहते हैं कि ये ब्लॉक नीचे ना गिरे, ये स्लैब या ये ब्लॉक जो है नीचे ना गिरे, तो हम चाहेंगे कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू होगा mg। तो जब तक आपका फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना वेट mg से ज़्यादा है या उसके बराबर है, ये ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा। बात समझ में आ रही क्या? है ना, जब भी कोई फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाता है, जब भी कोई फोर्स, फिर से पूछता हूँ, जब भी कोई फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाता है तो वो बॉडी स्लाइड हो जाती है ना। अब ये नीचे कौन खींच रहा? mg। नीचे गिरने से कौन बचा रहा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। नीचे कौन खींच रहा? mg। नीचे गिरने से कौन बचा रहा? तो जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है या वेट के बराबर है, तब तक ये ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा। जितना ज़्यादा हुआ उतना अच्छा, मगर कम से कम कितना होना चाहिए? वेट mg के बराबर। तो मैं कहूँगा अच्छा ठीक है। फिर बोलेंगे आप लिमिटिंग फ्रिक्शन तो क्या होता है? ये होता है μs इंटू नॉर्मल रिएक्शन, हाँ या ना? लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? μs इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन अब यहां कितना है? हमेशा वेट के बराबर नहीं होता। देखो नॉर्मल रिएक्शन इस बार किसको बैलेंस कर रहा है? सूडो फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू सूडो फोर्स, दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। नॉर्मल रिएक्शन किसको बराबर है? सूडो फोर्स के। सूडो फोर्स किसके बराबर है? मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर μs इनटू एक्सेलरेशन स्मॉल mg, μs इंटू m इंटू a ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्मॉल mg। अब ऐसा ये स्मॉल m और स्मॉल m कैंसल हुआ, μs a ग्रेटर देन इक्वल्स टू g, यानी a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू a अपॉन μs, g अपॉन μs, g और ये हो जाएगा g अपॉन μs। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू एक तो g अपॉन μs के बराबर होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। एक्सेलरेशन की वैल्यू g अपॉन μs के बराबर होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। मैं बोलूँगा कम से कम कितनी होना चाहिए? तो बोले कम से कम आपको उसके बराबर होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा तो कितना भी करेंगे तो चलेगा। बात समझ में रहे ना? जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छी बात है, उतना गिरने के चांसेस कम हो जाएंगे, मगर कम से कम कितनी चाहिए? g अपॉन μs के बराबर है। अगर इससे कम हुआ एक्सेलरेशन तो भैया फिर वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, चलो ये तो आ गया मेरे पास मिनिमम एक्सेलरेशन। ये क्या आ गया? मिनिमम एक्सेलरेशन। अब मुझे आखिरी चीज जो निकालना है वो है मिनिमम फोर्स, कि कम से कम कितना फोर्स लगेगा। तो देखो भैया, मिनिमम फोर्स एक्टिंग ऑन द कार्ड, है ना। देखो कार्ड जो फोर्स F लगा रहे हैं ये पूरे सिस्टम को लगा रहे हैं आप, है ना। ये जो फोर्स F जो ढकेल रहे हैं तो ये कार्ड को भी ढकेल रहे और ये ब्लॉक को भी ढकेल रहे। तो मिनिमम फोर्स ऑफ द कार्ड इज पूरा मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम या मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ड। तो मैं कहूँगा ये कितना है? g अपॉन μs। तो मिनिमम फोर्स फिर कितना हो जाएगा? m प्लस स्मॉल m g बाय μs, ये हो जाएगा मिनिमम फोर्स। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखिएगा इसको। देख लो फिर से, ये गाड़ी है ना, मैं इसको आगे ढकेलूंगा कितने फोर्स से? कैपिटल F से, और ये स्मॉल m मैंने ऐसा आगे लगाया। मैं ये चाहता हूं कि ये डब्बा नीचे ना गिरे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लगातार एक स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, यानी एक्सेलरेटेड मोशन देना पड़ेगा। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। नीचे की तरफ कौन सा लग रहा फोर्स? mg वेट। ऊपर की तरफ कौन लग रहा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना भैया। अगर मैं कहूँगा कि ये ऑब्जेक्ट है
है ना, वो यहाँ से ऐसे नीचे घसर के नीचे गिर सकता है, तो कौन बचाएगा उसको? फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको बढ़ा रहा है, बचा रहा है ना। मान लो अभी का फिलहाल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही पकड़ के चलो, और जब ये गाड़ी इसको आगे ढकेलेगी तो ये सरफेस ब्लॉक पर फोर्स लगाएगा। जब भी सरफेस कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। अच्छा ठीक है, तो जब ये आगे बढ़ेगा एक्सेलरेशन से तो पीछे क्या लगेगा उसको? सूडो फोर्स। तो जब तक आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन ये वेट से ज़्यादा है या उसके बराबर है, तब तक ये बॉक्स कैसा है? सलामत है, वो नीचे नहीं गिरेगा। ये बात समझ में आई क्या? जब तक आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, नहीं समझा? फिर से देखो, फिर से देखो, ये कार्ड है, मास कितना है कार्ड का? अरे बोलो भाई कितना है? ब्लॉक का आप क्या कर रहे हैं? पूरे सिस्टम को फोर्स लगा रहे एफ। पूरे सिस्टम आगे बढ़ेगा। कैसा आगे बढ़ेगा? सादी भाषा में बोलो, कौन से कैसे आगे बढ़ेगा? बढ़ती हुई स्पीड से, एक्सेलरेटेड मोशन से या बढ़ती हुई स्पीड से आगे बढ़ेगा, है ना। हमको ये ब्लॉक को गिरने से बचाना है। क्या करना है? ब्लॉक को गिरने से बचाना है। अब वो कैसे बचा सकते? कैसे बचा सकते? अभी मान लो हमको कोई आइडिया नहीं कैसे बचा सकते, अभी कोई दिमाग में नहीं आ रहा आइडिया कि कैसे बचाएंगे इसको। अब चलो एक काम करो, यहाँ ब्लॉक बना लो, सबसे पहले उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। अभी कुछ नहीं मालूम हमको कैसे बचा सकते हैं इसको, सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बना लो उसका। तो बोले देखो वेट नीचे लग रहा, ये सबको समझ में आया होगा कि वेट नीचे लग रहा। अगर मान लो वेट नीचे लग रहा, यानी वजन उसको नीचे खींचने वाला है, ब्लॉक को, वजन ब्लॉक को नीचे खींचने वाला है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा कहाँ लगता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगता है? जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है या हो सकता है, हो रहा है या हो सकता है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है ना। मारो गोली लिमिटिंग फ्रिक्शन को अभी का, आपको सिर्फ इतना मालूम कि भैया अगर ये ब्लॉक नीचे घसा तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये समझ में आया? अब तो ठीक है। अब जब ये गाड़ी आगे बढ़ रही है तो ये डब्बे को ढकेल रही है। जब भी एक सरफेस दूसरे ऑब्जेक्ट को ढकेलता है, एक सरफेस या एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को ढकेलता है, तो वो क्या जनरेट करता है? नॉर्मल रिएक्शन। तो ये इसको क्या लगा रहा है? नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है इधर राइट साइड में, है ना। अच्छा, ये डब्बे का मोशन यूनिफॉर्म है कि एक्सेलरेटेड है? डब्बे का मोशन यूनिफॉर्म है कि एक्सेलरेटेड है? अरे फिर से बोलो, डब्बे का मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है। हर एक्सेलरेटेड मोशन को क्या लगता है? सूडो फोर्स। कौन सी डायरेक्शन में? ऑपोजिट है। जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है या जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, रियल एक्सेलरेशन है, उसके ऑपोजिट। तो आप इधर भगा रहे हैं ना उसको, तो सूडो फोर्स का लगेगा पीछे की तरफ। तो सूडो फोर्स लगा पीछे की तरफ। ये डायरेक्शन समझ में आ गए, है ना। वेट नीचे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन आगे, सूडो फोर्स पीछे, है ना। डब्बा कहाँ गिरना चाहता है? नीचे। डब्बा कहाँ जाना चाहता है? कौन खींचना चाहता है उसको? ग्रेविटी। कौन खींचना चाहता है? ग्रेविटी। हम क्या चाहते हैं? उसको बचाना। तो क्या करना पड़ेगा? ऊपर लगाना पड़ेगा फोर्स। तो कौन लगाएगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगा? उसको पकड़ के रखेगा। तो जब तक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे के वजन से कैसा है? ज्यादा है ना। अरे भाई ये देखो किताब है ना। अब ये किताब है, इसका वेट मुझे खींचा नीचे, मैं फोर्स लगा रहा ऊपर, है ना, पूरे हाथ में मेरी ताकत लगा रहा मैं, यूं यूं ऐसा पूरी। तो भाई जब तक मेरा फोर्स इसके वजन से ज्यादा है ना, या फिर उसके बराबर है, तब तक वो नीचे नहीं गिरेगा, है ना। अगर मान लो इसका वजन ज्यादा हुआ तो नीचे गिर जाएगा। तो वही सिचुएशन आ रही है। अब हम कहेंगे कि भाई कब तक ये सलामत है, ये डब्बा कब तक नहीं नीचे गिरेगा? जब तक इसका वेट इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है या उसके बराबर है। वेट बोल रहा, इस बार मैं उल्टा बोल रहा कि पहले हमेशा बोलता था लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होना चाहिए, अब ऐसा बोल रहा जब तक उसका वजन लिमिटिंग फ्रिक्शन के से कम है या उसके बराबर है। क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या करता है? बचा के रखता है, आगे से रखने से बचाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलता है कि मैं तेरे को नीचे गिरने नहीं दूंगा, ग्रेविटी बोलती मैं तो उसको खींच डालूंगा नीचे, है ना। अब उसके बाद क्या हुआ? जब तक ग्रेविटेशनल फोर्स कमजोर है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तब तक वो जीत सकता क्या? नहीं। तो भाई जब तक वेट लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है या उसके बराबर है, ये डब्बा नीचे नहीं सरकेगा, है कि नहीं। तो मैं कहूँगा या उसको उल्टा ऐसा करूँगा, जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन वेट से ज़्यादा है, उल्टा बोल रहा मैं, पहले वेट बोल रहा था, जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन वेट से ज़्यादा है या उसके बराबर है, वो डब्बा नीचे नहीं गिरेगा। किसी भी लिमिटिंग फ्रिक्शन को कैलकुलेट करने का बेसिक फॉर्मूला क्या है? म्यूएस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है? सूडो फोर्स के बराबर,
इसका मास कितना है, स्मॉल है, उसका एक्सेलरेशन कितना मान लो, स्मॉल ए, तो भैया एम एम कैंसिल हो जाएगा, ये सॉरी नॉर्मल रिएक्शन की जगह वहाँ पर ये डालूंगा मैं, फिर एम एम कैंसिल हुआ, म्यू एस इन टू ए इज ग्रेटर दैन इक्वल टू स्मॉल जी, फिर मैं बोलूँगा देखो भैया म्यू एस को इधर ट्रांसफर करो, ए इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जी अपॉन म्यू एस। कहने का मतलब जब तक मेरा एक्सेलरेशन जी अपॉन म्यू एस से ज़्यादा है या उसके बराबर है, उससे ज़्यादा है या उससे बराबर है, तब तक ये नहीं गिरेगा। जितना ज़्यादा हुआ उतना अच्छा, गिरने के चांसेस उतने कम। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, वही मैं तुमको हाथ में बताया था कि वो पेन लेके बताया था, उसको यूँ लेके गया था, अगर मैं बहुत ज़्यादा स्पीड से हाथ घुमाऊंगा तो गिरने के चांसेस कम हो जाएंगे, और जितना मैं कम करूंगा अपनी स्पीड को या एक्सेलरेशन को उतना चांसेस बढ़ेगा। तो मैं कम से कम कितने एक्सेलरेशन से उसको घुमा सकता हूँ, तो बोले जब आप अगर इसके बराबर है जी अपॉन म्यू एस, तो ये मिनिमम एक्सेलरेशन है, ये आखिरी लेवल है जितने एक्सेलरेशन से आप उसको आगे ले सकते हैं और वो ऑब्जेक्ट नहीं गिरेगा। अगर आप इससे नीचे गए तो उस पक्के में गिर जाएगा। तो ये मिनिमम एक्सेलरेशन है। अब मुझे मिनिमम फोर्स निकालना है। ये फोर्स एफ जो लगाया है मैंने पूरे सिस्टम पे लगाया है, फोर्स एफ जो लगा हुआ है पूरे सिस्टम का है। आपके घर में कोई मेहमान आते है ना, मान लो मेहमान आए और आपको कोई छोटा भाई है, मेहमान ने तुमको जाते जाते 500 रुपये दे के गए, है ना, बोले कि भाई अपने छोटे भाई बहन जो भी है उसके साथ बांट लेना, है कि वो पैसे भले तुम खा जाते वो अलग बात है, मगर वो पैसा तुम्हारा भी है, तुम्हारे हाथ में दिया वो अलग बात है, मगर वो तुम्हारा भी है, तुम्हारे छोटे भाई बहन जो भी है उसका भी है, उसका भी शेयर है। तो वो 500 की नोट सिर्फ तुम्हारी थी क्या, हक से तुम्हारी थी क्या, ना हक से तो तुम्हारी थी, हक से तुम्हारी थी क्या, नहीं, वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे छोटे भाई की भी थी। तो ये जो फोर्स एफ लगाया गया वो इसको भी दिया गया, इसको भी दिया गया, है कि नहीं। तो पूरे सिस्टम को फोर्स कितना लगा, m प्लस स्मॉल m इंटू पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन। तो मिनिमम फोर्स कितना रहेगा जब एक्सेलरेशन मिनिमम रहेगा, तो भैया वो कितना रहेगा, g अपॉन म्यू एस। ठीक है, ये आ गया, लिख डालो, लिख लो फटाफट, हो गया खत्म। फिर कल का टॉपिक मैं यहाँ पर मतलब मैं तो रिकॉर्डिंग के लिए करने वाला हूँ, तो अगर कोई बैठना चाहता है कल के टॉपिक में तो बैठ सकता है। मैं रिकॉर्डिंग के लिए कल कर लूँगा टॉपिक, वो खराब हो गया ना रिकॉर्डिंग कल का,